प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट में आज अपन चर्चा करेंगे प्रबंध के कुछ सिद्धांतों की। देखिए, जब प्रबंध को अपन ने डिफाइन किया था, इसकी परिभाषा को देखा था, तो अपन ने प्रबंध को इस रूप में जाना है कि प्रबंध जो है इसके कुछ निश्चित नियम हैं और प्रबंध जो है इसी कारण से विज्ञान के रूप में जाना जाता है। विज्ञान भी यही कहता है कि जहाँ किसी चीज़ या कोई भी बात किसी नियम सिद्धांतों पर आधारित हो तो उसको हम विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। और प्रबंध की प्रकृति में अपन ने प्रबंध को विज्ञान की संज्ञा दी है, तो निश्चित बात है कि इसके कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं और यही सिद्धांत प्रबंध को जो है वो यूनिवर्सल का, सर्वव्यापकता का एक तरह से दर्जा प्रदान करते हैं। तो प्रबंध के यदि अपन सिद्धांतों की बात करें तो देखिए, सिद्धांतों में सबसे प्रमुख नाम जो है वो हेनरी फ्योल का आता है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बतलाए हैं और इन 14 सिद्धांतों को ही हम प्रबंध के आधारभूत सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये प्रबंध के 14 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखिए, इनमें पहला सिद्धांत आता है श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। फ्योल ये कहता है कि हर व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता है, दक्ष नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में आप यूँ कहें कि हर एक व्यक्ति की नेचर अलग अलग है, उसकी रुचियाँ अलग अलग हैं। तो उसको हो सकता है कि कोई काम ज़्यादा पसंद हो और दूसरा काम कम पसंद हो। तो जो काम हमको ज़्यादा पसंद होता है हम उसको बार बार करते हैं, उसमें हमारी दक्षता होती है। तो फ्योल ये कहता है कि आप व्यक्ति की नेचर को पहचानिए और जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में योग्य है, दक्ष है, आप उसको केवल वही काम सौंपिए। उससे क्या होगा कि व्यक्ति की कार्य करने में रुचि जागृत होगी, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का काम है, तो वो उस काम को रुचि से पूरा करेगा। और रुचि से पूरा करने का मतलब ये है कि वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होगा और अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होंगे। जो आदमी मार्केटिंग में रुचि रखता है उसको आप यदि फाइनेंस का काम दे देंगे तो वो इतनी कुशलतापूर्वक उसको संपन्न नहीं कर सकता है। फिर दूसरा सिद्धांत इसमें आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। देखिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपते हैं तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उसको अधिकारों का देना आवश्यक होता है। जब तक आप उसको अधिकार नहीं देंगे, व्यक्ति कार्य का संपादन किस प्रकार से करेगा। तो कार्य आप सौंप रहे हैं तो उसको पर्याप्त मात्रा में अधिकार दीजिए, और जब आप उसको अधिकार देते हैं तो अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों जो हैं वो बराबर होने चाहिए। यानी प्रबंध के विद्वान ये कहते हैं कि अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों में एक समानता होनी चाहिए। अधिकार ज़्यादा होंगे तो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, और यदि उत्तरदायित्व ज़्यादा होंगे तो व्यक्ति अपने कार्य को सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो दोनों में बैलेंस बनाकर चलिए और कार्य जो भी आपने सौंपा है उसको पूरा करने के लिए उसके अधिकार दीजिए। तीसरा प्रिंसिपल फ्योल ने बताया अनुशासन, डिसिप्लिन का। फ्योल ये कहता है कि जब किसी संस्था में बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो उनमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। जब ही आप अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यानी आप जो भी नियम बनाते हैं, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, उसको आप सही प्रकार से फॉलो कीजिए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए कि एक के साथ आपका व्यवहार अलग है, दूसरे के साथ अलग है। सबके साथ समान व्यवहार रखिए, अनुशासन रखिए, नियमों का पालन होना चाहिए। ये बात इसमें बतलाई गई है। नेक्स्ट प्रिंसिपल फ्योल बतलाता है आदेश की एकता,
आदेश की एकता को अपन कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता ये कहती है कि जो एक सबऑर्डिनेट है उसका एक ही बॉस होना चाहिए, यानी एक अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि अगर एक अधीनस्थ के एक से ज़्यादा सुपीरियर हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो वो किसके आदेश की पालना करे और किसके नहीं करे, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के आदेशों में विरोधाभास हो। एक के आदेश की पालना करने से दूसरा व्यक्ति जो निर्देश दे रहा है उसकी पालना नहीं हो पाती हो। तो इसलिए बेहतर स्थिति यही है कि आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ कर्मचारी है, उसको एक से ज़्यादा व्यक्तियों से आदेश निर्देश आदि प्राप्त न हो। फिर अगला प्रिंसिपल उसने बताया है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता को अपन कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फ्योल ये कहता है कि जो आदमी एक सा काम कर रहे हैं, नेचर ऑफ जॉब इनकी एक सी है, उनका बॉस एक ही होना चाहिए। यानी मान लीजिए ABCD 4 कर्मचारी हैं और चारों का काम बिल्कुल एक ही है, तो चारों का बॉस भी एक ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए काम तो सबका एक सा है और उनके बॉस अलग अलग हैं, यानी सुपीरियर अलग अलग हैं, तो फिर आप उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, फिर कार्य में एक रूपता नहीं रहेगी। तो इसलिए एक सा काम करने वालों का एक ही बॉस हो, ये निर्देश की एकता कहती है। तो आदेश की एकता और निर्देश की एकता दोनों सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग हैं। आदेश की एकता इंडिविजुअल से रिलेटेड है और निर्देश की एकता जो है ये एक समूह ग्रुप से संबंधित होता है। फिर अगला सिद्धांत फ्योल बतलाता है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता प्रेफरेंस। फ्योल ये कहता है कि जब एक संस्था में इतने आदमी काम करते हैं तो हो सकता है कि कहीं आपके इंटरेस्ट क्लैश करते हो। आपका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ कहता हो, व्यक्तिगत हित कुछ कहता है और सार्वजनिक हित कुछ अलग बात कहता है। तो अगर दोनों में एक विवाद है तो फिर आपको अपने व्यक्तिगत हित जो हैं उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए और संस्था के हित ही या जो सामान्य हित है वो ही हमको अपनाना चाहिए, उसी को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति मान लीजिए अपने व्यक्तिगत हितों में ही लगा रह जाएगा तो फिर संस्था जो है वो तो सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगी। तो व्यक्तिगत हित अगर सार्वजनिक हित से या सामान्य हित से अलग हैं तो व्यक्तिगत हित को आप छोड़िए। फिर अगला सिद्धांत है पारिश्रमिक का सिद्धांत या रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल। फ्योल ये कहता है कि जो भी आदमी संस्था में लगा हुआ है पैसे के लिए काम कर रहा है, सीधी सी बात है, आजीविका कमाता है वो इसी के माध्यम से, तो उसका जो भी कार्य है उसका उसे उचित पारिश्रमिक आप प्रदान कीजिए, रेम्यूनरेशन दीजिए। और उसका रेम्यूनरेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि वो उसके माध्यम से स्वतः ही प्रेरित हो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करे, प्रयास करे। तो आपकी जो भी वेजेस की, सैलरीज की पॉलिसीज़ हैं, जो भी आप वेतन, इंसेंटिव्स, जो कुछ भी आप अपने कर्मचारियों श्रमिकों को देते हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए और उनके माध्यम से श्रमिकों को कार्य करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। उचित पारिश्रमिक सही समय पर कर्मचारियों को हमको देना चाहिए। अगला प्रिंसिपल फ्योल बतलाता है केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। फ्योल ये कहता है कि देखिए वैसे तो विकेंद्रीयकरण जो है ये एक आदर्श स्थिति है, अच्छी स्थिति है, लेकिन हर चीज़ों का विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन संभव नहीं होता है।
तो इसलिए मैनेजमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रमुख विषय हैं, आधारभूत विषय हैं, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हैं, वो अपने पास केंद्रित रखें और शेष जो कार्य है वो अपने कर्मचारियों में निम्न स्तर पर उसको बांट देना चाहिए। यानी 100% केंद्रीयकरण जो है ये भी एक बहुत ख़राब स्थिति है, लेकिन एक बैलेंस बनाकर आप चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसका केंद्रीयकरण करके रखिए। अगला प्रिंसिपल फ्यूल का सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, या इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं स्केलर चेन प्रिंसिपल। देखिए, स्केलर चेन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक निश्चित मार्ग माध्यम होना चाहिए, उसी के माध्यम से सूचनाओं का, जानकारियों का, दिशा निर्देश का, इनका आदान प्रदान होना चाहिए। और सामान्य परिस्थिति में हमको ये श्रृंखला हमेशा अपनानी चाहिए। कोई एक्सेप्शनल केस है, विवाद स्वरूप स्थिति है, तो आप इस श्रृंखला को तोड़कर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आपको इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी मान लीजिए ए के अंडर में बी है, बी के अंडर में सी है, सी के अंडर में डी है, तो अगर ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है तो वो सीधे डी से न कहकर बी और सी के माध्यम से ही वो बात डी तक पहुंचनी चाहिए। इसी तरह से डी को अगर कोई बात ए तक पहुंचानी है तो इसी क्रम में, यानी डी सी से कहे, सी बी से कहे और फिर बी ए से कहे, इस प्रकार से हमको सारे कार्य, कम्युनिकेशन, दिशा निर्देश, आदेश आदि का पालन करना चाहिए। एक्सेप्शनल केस है तो डी जो है वो सीधे ए से संपर्क कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ विवाद स्वरूप स्थिति में ही होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था यानी ऑर्डर। फ्यूल ये कहता है कि एक बड़ी संस्था में जहाँ इतने लोग एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे संसाधन आप काम में लेते हैं, तो आपके संगठन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति का एक निश्चित स्थान हो, हर एक वस्तु या हर एक संपत्ति, हर एक जो रिसोर्सेज है उसका एक निश्चित स्थान पर हो, निश्चित स्थान हो, और वो व्यक्ति, वो वस्तु उस स्थान पर उपलब्ध भी हो। अगर व्यवस्था नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्था फैल जाएगी, काम ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अगला सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। फ्यूल ये कहता है कि अगर आपको अपने कार्मिकों को संतुष्ट रखना है तो एक न्याय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय की उचित व्यवस्था यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति नहीं हो, और किसी भी व्यक्ति को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिले। नियम, कायदे, कानून सभी के लिए एक समान होने चाहिए। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो जो भी प्रावधान है उसके अनुसार दंड या जो भी संस्था की पॉलिसी है कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अनड्यू एडवांटेज, गलत या अनुचित लाभ नहीं मिले, यही न्याय का सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत इसमें आता है कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, यानी स्टेबिलिटी प्रिंसिपल। फ्यूल ये कहता है कि यदि कार्मिकों से आपको अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करना है तो उनके कार्यकाल में एक स्थायित्व होना चाहिए। आज आपने रखा, कल आपने उसको हटा दिया, ज़रूरत नहीं है, उसको आप काम से निकाल देते हैं, तो व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैदा नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं समझता है। तो इसलिए व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे, ऑर्गेनाइजेशन के हित में ही अपने हित समझे, वो जब ही संभव है जब वो लंबे समय तक काम करे। और लंबे समय तक कार्य का मतलब यही है कि उसके कार्यकाल में स्थायित्व हो। यानी हायर एंड फायर, आज रखा, ज़रूरत है, कल ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर कर दिया, ये कोई बहुत अच्छी या आदर्श स्थिति नहीं है।
जापानी मैनेजमेंट के सफल होने का कारण यही है कि वहाँ स्टेबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है। फिर अगला सिद्धांत है पहलपन का सिद्धांत, इनिशिएटिव प्रिंसिपल। इनिशिएटिव प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इस तरह का वातावरण पैदा कीजिए कि कर्मचारी जो है, अधीनस्थ जो है, वो ऊपर से आदेश की वेट नहीं करें, उसके लिए बैठे नहीं रहें, बल्कि उनमें खुद में इस तरह की भावना हो कि वो परिस्थिति को देखकर स्वयं कोई निर्णय ले सके। यानी आप उनको एनकरेज करिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में हो, स्वयं कोई नया कार्य करने की स्थिति में हो। केवल आदेश दे दिए, उसके अनुसार कार्य कर लिया और उसके बाद चुप हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी इस तरह का वातावरण हो कि जो सुपीरियर हैं वो उनको प्रोत्साहित करें कि वो नए नए कार्य करें। कोई गलती भी हो जाती है तो सुपीरियर उसको एक तरह से पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक रूप से लें और कर्मचारियों में पहलपन की भावना विकसित हो। और लास्ट 14वां प्रिंसिपल इसमें आता है समूह भावना का सिद्धांत। समूह भावना का सिद्धांत ये कहता है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। शीर्ष प्रबंध की इम्पोर्टेंस को तो हम समझते हैं, लेकिन लोअर लेवल पर हम इतनी इम्पोर्टेंस या वेटेज देते नहीं हैं। जबकि हर एक व्यक्ति जो है वो संगठन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान कर रहा है। तो हमको एक ग्रुप एफर्ट के रूप में कार्य करना चाहिए, एक टीम स्पिरिट के रूप में काम करना चाहिए कि सभी के सहयोग से कोई कार्य संपन्न हो रहा है, सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो समूह भावना होगी तो अच्छा परिणाम हमको प्राप्त होगा, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और सभी कार्मिकों में एक अच्छे संबंधों की स्थापना होगी, जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन को लाभ मिलता है। ये फेयोल के द्वारा बताए गए कुछ प्रिंसिपल्स हैं।